मैं डॉक्टर सुभाष चंद श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रामीण अधिवासों के प्रकार और ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप में क्या अंतर है। एक बहुत मामूली सा अंतर है कि मकानों की संख्या और उनके बीच की दूरी के आधार पर किए गए विभाजन को अधिवासों का प्रकार कहा जाता है, जबकि अधिवासों के बसाव की आकृति के आधार पर किए गए विभाजन को अधिवासों का प्रतिरूप कहा जाता है। ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों को वहाँ के प्राकृतिक कारक, ऐतिहासिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक या धार्मिक कारक ये सभी निर्धारित करते हैं या प्रभावित करते हैं। तो आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्तियों को हम निम्नलिखित प्रतिरूपों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है रेखीय प्रतिरूप। जब ग्रामीण क्षेत्रों के सड़क मार्ग, रेल मार्ग, नहर या नदी घाटी या सागर तट के किनारे किनारे बस्तियों का विकास होता है तो रेखीय प्रतिरूप वाले अधिवासों का निर्माण होता है। अब इस प्रतिरूप में जो आवास हैं वो पास पास और पंक्तिबद्ध होते हैं, मतलब एक लाइन में होते हैं। और इस प्रकार के जो प्रतिरूप के उदाहरण हैं वो भारत में उत्तरी विशाल मैदान या गंगा जमुना के मैदान और मध्य हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर हम राजस्थान में देखें तो जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव रेखीय प्रतिरूप का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसी प्रकार से देहरादून की दून वैली में अजबपुर, किशनपुर और भी बहुत सारे जो गांव हैं वो रेखीय प्रतिरूप में ही बसे हुए हैं। इन्हें पंक्तिनुमा, मार्गोन्मुख और अर्धचंद्राकार प्रतिरूप भी कहा जाता है। फिर है तीर प्रतिरूप, एरो पैटर्न। किसी अंतरीप के शीर्ष पर या नदी के विसर्प के सहारे या दो नदियों के बीच विकसित अधिवास का जो प्रतिरूप है वो प्राय तीरनुमा होता है। ऐसी जगहों पर जो अगला हिस्सा है वहाँ पर अधिवासों के विकास के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होती या नदी की सीमा इसके विकास में बाधा डालती है, जिससे क्या होता है कि जो सेटलमेंट है, अधिवास है, वो पीछे की ओर बढ़ता है या अधिवास का जो विकास है वो पृष्ठभाग की ओर होता है। हम अगर भारत में देखें तो दक्षिणी भारत के में जो कन्याकुमारी है या उड़ीसा में चिल्का झील की तट पर बने हुए ग्रामीण अधिवास हैं या मध्य प्रदेश की सोनार नदी के मोड़ पर असलाना गांव हैं, ये तीर प्रतिरूप के उदाहरण हैं। फिर है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। जब नदियों, नहरों या सड़कों का संगम होता है और वो एक दूसरे को काटती नहीं हैं, तब त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। ऐसे संगम स्थलों पर अधिवास को विकसित होने के लिए नदियों, नहरों या सड़कों का निर्मित त्रिभुज के अंदर ही भूमि पर विकसित होता है। आवास जो है या अधिवास जो है, सेटलमेंट है, वो इसी त्रिभुज के अंदर विकसित होता है। हरियाणा और पंजाब अगर हम देखें तो इन राज्यों में बहुत सारे जो ग्रामीण अधिवास हैं वो त्रिभुजाकार पैटर्न के हैं, ट्रायंगुलर पैटर्न के हैं। फिर है आयताकार या चौकपट्टी प्रतिरूप। जब दो सड़कें आपस में मिलती हैं तो उनके मिलन स्थल पर सड़कें लंबवत गलियों की तरह निर्माण होता है और ये जो गलियां निर्मित होती हैं ये एक दूसरे को काटती हैं, तो इससे एक आयताकार प्रतिरूप बनता है।
तो विश्व के जितने भी समतल उपजाऊ मैदानी भाग हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे लें हम तो उत्तरी भारत का विशाल मैदान, उत्तरी चीन में इस प्रकार के या आयताकार प्रतिरूप के बहुत सारे गांव हैं। जो गेसूपुर मेरठ के पास एक गांव है मेरठ ज़िले में, वो इसका बेहतरीन उदाहरण है। फिर है अरीय त्रिज्या प्रतिरूप। जब किसी गांव में एक स्थान पर अनेक दिशाओं से सड़कें मिलती हैं तो इस मिलन स्थान से त्रिज्याकार मार्गों पर मकानों का निर्माण होता है। इससे पता लगता है कि जो गलियां हैं वो एक दूसरे के समानांतर नहीं होती। मुख्य चौराहे पर जब मिलती हैं तो ये एक तरह से रेडियल पैटर्न से मिलती हैं। तो भारत, चीन और पाकिस्तान के लगभग 1/3 गांव अरीय त्रिज्या प्रतिरूप में ही बसे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितने भी विश्व की घनी आबादी वाले उपजाऊ मैदानी भाग हैं वहाँ पर रेखीय प्रतिरूप पाया जाता है, अरीय त्रिज्या प्रतिरूप पाया जाता है। फिर है चौकोर प्रतिरूप या ब्लॉक पैटर्न। इस प्रकार के गांव हमें जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं या अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ पर मिलते हैं। फिर है वृत्ताकार प्रतिरूप। सामान्यतः किसी झील के, तालाब, कुएं, किले या धार्मिक स्थल या चौपाल, इसके चारों ओर जब मकान बनने लगते हैं और बस्ती बसने लगती है तो इसका जो आकार है वो वृत्ताकार हो जाता है, इसलिए इसे वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो वृत्ताकार प्रतिरूप है वो नाभिकीय प्रतिरूप का प्रारंभिक अवस्था है। इसका बेहतरीन उदाहरण जो है वो भीमताल है। फिर है तारा प्रतिरूप। तारा प्रतिरूप प्रारंभ में अगर देखें तो वो अरीय प्रतिरूप के रूप में ही विकसित होता है, लेकिन बाद में बाहर की ओर जाने वाली सड़कों के किनारे मकान बनने से इसकी आकृति तारे जैसी हो जाती है, इसलिए इसे तारा प्रतिरूप कहा जाता है। अगर हम इसके उदाहरण देखें तो उत्तर प्रदेश के डहाना और भटौना गांव इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। फिर है पंखा प्रतिरूप। जब किसी गांव में केंद्रीय स्थल के चारों ओर मकान बनते हैं तो इसके बाद बस्ती का विकास सड़क के किनारे रेखीय प्रतिरूप में होने से पंखानुमा प्रतिरूप विकसित होता है। अगर हम देखें तो इस प्रकार के जो गांव हैं, जो पंखानुमा प्रतिरूप के जो गांव हैं, वो महानदी, कृष्णा, गोदावरी के डेल्टाओं में बसे हुए हैं। इसके बाद है अनियमित प्रतिरूप, इर्रेगुलर पैटर्न या अमॉर्फस पैटर्न भी इसको कहा जा सकता है। तो जब भी कोई बस्ती या में मकानों का निर्माण बिना किसी योजना के होता है तो इस आकार रहित अधिवास का जो है वो पैटर्न अनाकार प्रतिरूप या अनियमित प्रतिरूप कहलाता है। इसमें क्या है कि सड़कें और गलियां बाद में विकसित होती हैं, तो ये जो गलियां हैं और या सड़कें हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, घुमावदार होती हैं और बहुत सकरी होती हैं। दक्षिणी चीन, पाकिस्तान और भारत के अधिकांश गांव जो हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। अगर हम इसका बेहतरीन उदाहरण राजस्थान में देखें तो बारां जिले में लिसाड़ी गांव अनियमित प्रतिरूप का एक बेहतरीन उदाहरण है। फिर है सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। इस प्रकार के गांव पर्वतीय ढालों पर पाए जाते हैं। इनमें दोनों ही हैं कि मकान आपस में सटे हुए भी हो सकते हैं और मकान एक दूसरे से दूरी बनाए हुए भी हो सकते हैं।
लेकिन इन मकानों की जो पंक्तियां हैं वो ढाल के अनुसार कई स्तरों में दिखाई देती हैं। तो जितने भी विश्व के पर्वतीय क्षेत्र हैं, चाहे वो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स, तो इन पर्वतीय क्षेत्रों की जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो सीढ़ी नुमा प्रतिरूप में ही बसी होती हैं। फिर है मधु छत्ता प्रतिरूप। तो भारत के आदिवासी जनजातियों में खास तौर पर जो टोडा जनजाति के लोग हैं, इसी तरह आंध्र प्रदेश के जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों के गांव हैं, या दक्षिणी अफ्रीका के जूलू लोग के जो गांव हैं वो गुंबदनुमा झोंपड़ियों के गांव हैं। और दूर से दिखाई देने पर ये गांव ऐसा लगता है जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता हो, इसलिए इसको मधु छत्ता प्रतिरूप कहा जाता है। इसके अलावा जो ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप है वो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, जिगजैग पैटर्न में हो सकता है, वेब पैटर्न में हो सकता है, कि मकड़ी के जाल के प्रतिरूप में हो सकता है, या अर्धवृत्ताकार भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि ग्रामीण अधिवासों की क्या समस्याएं हैं। तो जो ग्रामीण अधिवासों की जो मुख्य समस्याएं हैं वो हैं आवागमन के साधनों का अभाव। सामान्यतः देखा गया है कि विश्व के जितने भी ग्रामीण अधिवास, खास तौर पर जो विकासशील देशों के ग्रामीण अधिवास हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए सार्वजनिक परिवहन साधनों का अभाव होता है। इसलिए जो लोगों में, जो ग्राम में रहने वाले लोग हैं, उनके सामने आवागमन एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर है स्वच्छ पेयजल का अभाव। सामान्यतः जो विकासशील देशों के गांव हैं वहाँ पेयजल की समस्या विकराल रूप धारण करती हुई जा रही है, और इस स्वच्छ पेयजल का अभाव होने के कारण वहाँ के जो निवासी हैं वो बीमारियों का, या जल जनित जो बीमारियां हैं उनका शिकार हो रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जो ग्रामीण बस्तियां हैं वहाँ पर अगर देखें तो पूर्ण रूप से स्वास्थ्य सेवाओं का भी अभाव देखने को मिलता है। उन्हें छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी पास के नगर या शहर में जाना पड़ता है, और क्योंकि आवागमन के साधनों का वहाँ अभाव होता है, इसलिए समय पर उपचार न मिलने के कारण वहाँ मरीजों की मृत्यु तक हो जाती है। फिर है विद्युत आपूर्ति का अभाव। सामान्यतः जो ग्रामीण अधिवास हैं वहाँ पर नियमित और पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहीं होती, इसलिए जो दैनिक कार्य हैं या कृषि कार्य हैं, खास तौर पर जो सिंचाई अगर करनी है और उस समय अगर बिजली नहीं आती, विद्युत आपूर्ति नहीं होती, तो ग्रामीण अधिवासों में रहने वाले व्यक्तियों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसी प्रकार से शहरी या नगरीय क्षेत्रों के मुकाबले गांवों में रोजगार के अवसर भी पूर्ण रूप से नहीं पाए जाते, और यही कारण है कि जो पढ़े लिखे युवा, ग्रामीण युवा रोजगार की तलाश में नगरों की ओर पलायन कर जाते हैं, और जो अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं वो भी शहरों में की ओर पलायन कर जाते हैं और वहाँ मजदूरी करते हैं। इसी के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर सूचना तकनीकी और दूरभाष सुविधाओं का, अर्थात इंटरनेट जो सुविधाएं हैं उनका भी अभाव देखने को मिलता है। और अगर शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थाएं वो भी प्राय ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पाई जाती। इसलिए जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले युवक युवतियों को स्कूली शिक्षा के बाद अगर शिक्षा लेनी पड़े तो उन्हें शहर या नगर की ओर
जाना ही पड़ता है। धन्यवाद।